Hello guys, welcome back to my channel. This is Students Ki Pathshala and today we are going to cover a history of Indian English literature by M.K. Naik. So as you guys all know कि इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में एम के नायक की बुक जो है वो वन ऑफ द सुप्रीम वन है। ठीक है, तो मैं इसी बुक से आप लोगों का इंडियन इंग्लिश लिटरेचर कवर करा रही हूँ इन द फॉर्म ऑफ नोट्स। ओके, मैंने ऑलरेडी राउटलेज की बुक एंड एम एच अब्राहम्स की बुक को कवर करा रखा है इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज। अगर आप लोगों ने उसको अभी तक नहीं देखा है तो गाइस जाकर देख लो, क्योंकि ये सारी जो वीडियोस है, अगर आप सीयूईटी पीजी नेट सेट गेट पीजीटी टीजीटी जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो गाइस हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 पोएट्री से। ठीक है, तो हम लोगों ने ग्रेजुएशन के टाइम से ही पढ़ रखा है कि यूनिट 2 में जो पोएट्री है वो पोएट्री कितने प्रकार की होती है। सो बेसिकली पोएट्री लिरिक, ओड, सोनेट एंड एलिजी इसकी टाइप्स होती हैं। ठीक है, और हम लोग ये भी जानते हैं कि ये सब एक दूसरे से अलग अलग होती है। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में और भी ज्यादा इलाबोरेट करके आप लोगों को बताऊंगी। उससे पहले मैं ये बता दूं कि इंडियन पोएट्स में अगर देखा जाए तो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर एंड सरोजिनी नायडू जी का नाम आता है। तो ये लोग बेसिकली इंडियन कल्चर, ट्रेडिशन, नेशनलिज्म, स्पिरिचुअलिटी और सोशल इवेंट्स की थीम्स पे लिखते थे। ठीक है, इंडियन स्पिरिचुअलिटी, कृष्णा कॉन्शियसनेस, बिलीव इन एक्शन शेपिंग फेट एंड डिवोशन टू गॉड फॉर सल्वेशन, ये सारी भी कुछ थीम्स थी जो कि पोएट्स अपनी पोएट्री के ऊपर लिखते थे, विच कम्स अंडर फिलोसफी। ठीक है, तो लोग क्या करते थे, इंडियन स्पिरिचुअलिटी के ऊपर लिखते थे, कृष्ण कॉन्शियसनेस पे लिखते थे, वो लोग फेट के बिलीफ के ऊपर लिखते थे और डिवोशन टू गॉड फॉर सेल्वेशन के ऊपर भी लिखते थे। अगर हम लोग इंग्लैंड की पोएट्री देखें, उसकी जो शुरुआत हुई थी, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जो ब्यूवल्स एक बहुत ही ज्यादा फेमस पोएट्री थी, वो थी हीरोइक डीड्स के ऊपर। बट अगर इंडियन पोएट्री को अगर देखा जाए तो इंडियंस अपनी पोएट्री में इंडियन कल्चर, ट्रेडिशन, नेशनलिज्म, स्पिरिचुअलिटी और सोशल इवल्स के बारे में ज्यादा लिखते थे एंड डिवोशन टू गॉड फॉर सल्वेशन, ये सारी इंडियंस की थीम्स थी जिसके ऊपर वो पोएट्री लिखा करते थे। ठीक है, तो आई गेस आप लोग के दिमाग में थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा इंडियन पोएट्री और इंग्लैंड की जो इंग्लिश पोएट्री थी उस पे क्या अंतर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। सो लिरिक पोएट्री, एज यू गाइज ऑल नो, अगर नहीं भी जानते तो मैं आपको बता दूं कि लिरिक पोएट्री का जो ओरिजिन है वो ग्रीक वर्ड लायर से आया है एंड लायर इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ओके बच्चा, और इसका पर्पस क्या होता है, ये लिरिक पोएट्री है, इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस होता है टू एक्सप्रेस पर्सनल इमोशन एंड एस्टैब्लिश अ कनेक्शन विद रीडर। ठीक है, अपना पर्सनल इमोशन को एक्सप्रेस करना, दिस इज लिरिक पोएट्री। ओके, एंड एस्टैब्लिश अ कनेक्शन, और एक कनेक्शन बनाना रीडर की तरफ। अगर आप लोग कोई सॉन्ग सुनते हो, ठीक है, अगर आप लोग कोई स्लो सॉन्ग या इमोशनल सॉन्ग सुन रहे हो एंड अगर किसी का वो ब्रेकअप हुआ है, तो अगर आप लोग उस सॉन्ग को सुनोगे तो आप लोग कहीं ना कहीं उस चीज से खुद के सीन को रिलेट कर पाओगे, राइट। सो वैसे ही लिरिक पोएट्री भी होती है। लिरिक पोएट्री में पोएट जो है वो अपना पर्सनल इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं एंड जो रीडर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने साथ उस पोएट्री का जो है वो कनेक्शन पाते हैं। ठीक है, सो बेसिकली लिरिक पोएट्री की थीम्स क्या क्या है, लव, डेथ, एग्जिस्टेंस एंड अदर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। ओके, आई गेस आप लोग को लिरिक पोएट्री समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट, लेट अस सी सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिरिक पोएट्री। सो लिरिक पोएट्री जो होती है उसकी जो पोएम्स होती है वो काफी शॉर्ट होती है, फोकस ऑन वन स्पीकर्स इमोशंस और थॉट्स, इमोशनल इंटेंसिटी, ब्रीफ एंड हार्टफेल्ट एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस, ग्रीफ और वंडर। सो अगर आप लोग कॉपी पेन के साथ नहीं बैठे हो तो भाग के जाओ, एक कॉपी और एक पेन लेके आओ, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को लिख लो।
क्योंकि बेटा क्वेश्चंस बनेंगे एंड आप लोग मेरी बात को याद करोगे कि मैम ने सही बोला था, इसलिए जाओ जाके जल्दी से कॉपी एंड पेन लेके और ये सारे पॉइंट्स को जो है वो नोट डाउन करो। ठीक है, मैं एकदम आप लोग को ब्रीफ में बता रही हूँ और ये काफी ज्यादा बेसिक है जो इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। ठीक है, सो बेसिकली लिरिक पोएट्री का जो है वो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, एक तो बेटा ये पोयम काफी शॉर्ट रहेगी, ये फोकस करेगी स्पीकर के इमोशन और थॉट के ऊपर। ठीक है, इसमें आप लोग को दिखेगा हैप्पीनेस, ग्रीफ और वंडर। ओके, इसमें आप लोग को पर्सनल एक्सप्रेशन ज्यादा दिखेगा, जैसे कि पोएट अपनी फीलिंग को ज्यादा बताते हैं। ठीक है, और ये फर्स्ट पर्सन के फॉर्म में रहेगी। स्पॉन्टेनिटी जो है वो नेचुरल फ्लो ऑफ इमोशन विथ मिनिमल एफर्ट, और इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो डीपली पर्सनल रहेगा। ओके, नेक्स्ट। अब स्ट्रक्चर अगर देख ले बेटा तो स्ट्रक्चर ऑफ अ लिरिक पोएम इज इंट्रोडक्शन, so theme is introduced, development, theme is expanded and explored, and climax and conclusion is theme is concluded with a final thought। ठीक है, कमेंट में आप लोग मुझे एक लिरिक पोएम का एग्जांपल दोगे। डेवलपमेंट एंड टाइप्स ऑफ लिरिक पोएट्री, सो लेट अस सी टाइप्स ऑफ लिरिक पोएट्री। So speakers often represent loneliness for personal reflection। अगर हम लोग टाइप वन की बात करें, अगर हम लोग स्पीकर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्पीकर क्या करता है, अपना लोनलीनेस एंड पर्सनल रिफ्लेक्शन को बताता है पोएट्री में। ड्रामेटिक लिरिक इन्वॉल्व इंटरैक्शन, ड्रामेटिक लिरिक जो है वो इंटरैक्शन को इन्वॉल्व करता है। ठीक है, जैसे कि कैननाइजेशन बाय जॉन डन, कैननाइजेशन एक बहुत ही ज्यादा फेमस पोएम है हमारे प्यारे मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन की। ठीक है, द आई डज नॉट ऑलवेज रिप्रेजेंट द पोएट, अब ये जो आई है ये हमेशा पोएट को रिप्रेजेंट नहीं करता। ठीक है, जॉन मिल्टन्स व्हेन आई कंसिडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट, ये जो आई है ये हर वक्त पोएट को रिप्रेजेंट नहीं करता। ठीक है, एक्सप्रेशन, अगर एक्सप्रेशन की बात की जाए तो कैन बी सेरिमोनियल, ये जो एक्सप्रेशन है पोएट क्या एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, ये सेरिमोनियल भी हो सकता है और पर्सनल भी हो सकता है। जैसे कि ओ कैप्टन माय कैप्टन में वॉल्ट विटमैन ओ कैप्टन माय कैप्टन किसे बता रहे हैं, ये बात आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम है बाय एन अमेरिकन पोएट वॉल्ट विटमैन। एंड ओ कैप्टन माय कैप्टन से वॉल्ट विटमैन किसको डिनोट करेंगे आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, और पर्सनल, आप लोग जैसा कि जानते हो एमिली डिकिंसन एक बहुत ही ज्यादा फेमस पोएट थी और वो काफी ज्यादा पर्सनल पोएट्री लिखा करती थी। ठीक है, तो इनकी जो पोएट्री थी वो लिरिक पोएट्री थी एंड काफी ज्यादा पर्सनल हुआ करती थी, जिसमें से एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है वाइल्ड नाइट्स। ठीक है, वाइल्ड नाइट्स एक बहुत ही पर्सनल पोएट्री है, एक लिरिक पोएट्री है जो कि एमिली डिकिंसन ने लिखी है। ठीक है, ये सारी पोएट्री के नाम आप लोग याद रखोगे। द स्पीकर कैन बी फिक्शनल कैरेक्टर और रिफ्लेक्ट द पोएट एक्सपीरियंस, अब जो स्पीकर है वो फिक्शनल कैरेक्टर भी हो सकता है या फिर अपना खुद का एक्सपीरियंस भी बता सकता है। ठीक है, लिरिक पोएट्री में। अब हम लोग अगर एग्जाम्पल्स देख ले ड्रामेटिक, पर्सनल और सेरिमोनियल पोएम की, तो ये ड्रामेटिक लिरिक में आ जाएगी कैननाइजेशन एंड टिंटन एबे बाय वर्ड्सवर्थ एंड दिस इज बाय जॉन डन। पर्सनल लिरिक की अगर बात करें टू नाइट बाय पीवी शैली एंड वाइल्ड नाइट्स बाय एमिली डिकिंसन। सेरिमोनियल पोएम में बात की जाए तो ओ कैप्टन माय कैप्टन बाय वॉल्ट विटमैन एंड टू द मेमोरी ऑफ शेक्सपियर बाय जॉनसन। ओके, नेक्स्ट। सो गाइस बेटा ये देखो यहाँ पे मैंने कुछ फेमस लिरिक पोएम्स को डाल रखा है। ठीक है, आप लोग सॉरी लिरिक पोएट्स को मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे जो पोएट्स के नाम हैं वो दे रखे थे एम के नायक की बुक में, तो मैंने यहाँ पे सारे नामों को लिख दिया है। आप लोग चाहो तो इसको एक बार थॉरोली रीड कर लो।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर आप लोग सीबीटी के लिए अपियर हो रहे हो तो 4 पोएट के नाम दे देंगे और पूछेंगे कि इसमें से कौन सा पोएट लिरिकल पोयम नहीं लिखता था। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए एक बार थॉरली इसे रीड कर लेना। ठीक है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे दे दिया है। चलिए, अब डेवलपमेंट ऑफ लिरिक पोएट्री। अब लिरिक पोएट्री का जो डेवलपमेंट है वो इंडिया में कैसे आया, ये हम लोग पहले जानेंगे। तो 16th सेंचुरी ब्रिटेन में थॉमस कैंपियन कंपोज्ड ल्यूट सॉन्ग्स। थॉमस कैंपियन जो था वो ल्यूट सॉन्ग्स को कंपोज किया करता था। पोएट्स लाइक सर फिलिप सिडनी स्पेंसर एंड विलियम शेक्सपियर पॉपुलराइज सोनेट्स। ठीक है, अब ब्रिटेन में थॉमस कैंपियन नाम के एक उसने ल्यूट सॉन्ग्स को पहले कंपोज किया, फिर फिलिप सिडनी स्पेंसर एंड विलियम शेक्सपियर जैसे महारथियों ने सोनेट को पॉपुलराइज किया। सोनेट 14 लाइंस की पोयम को कहा जाता है बेटा। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान में रखना। अगर फ्रांस में देखा जाए तो पोएट्स लाइक पेरी दी रोनजार्ट एंड I don't know this what is the correct pronunciation of that, but you guys can read it by yourself and or Google it. So Shem Du Bille, I think so, imitated classical Greek and Roman poetry, odes and sonnets. So these people, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इमिटेट किया, यानी कि इन्होंने ग्रीक और रोमन पोएट्री से इमिटेट किया ओड्स और सोनेट्स को और इंट्रोड्यूस किया फ्रांस में। ठीक है, स्पेन, अगर स्पेन में देखा जाए तो डिवोशनल लिरिक पोएम बाय पोएट्स लाइक तेरेसा ऑफ एविला एंड जॉन ऑफ द क्रॉस, इन लोगों ने लिरिक पोएट्री को इंट्रोड्यूस किया। और पोर्तुगल में देखा जाए तो लियोस दे कैमियोस कंट्रीब्यूटेड अ लिरिक पोएट। ओके, अगर जापान में देखा जाए लिरिक पोएट्री कॉल्ड नागा उटा। ओके, सो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखना कि लिरिक पोएट्री को जापानीज में क्या बोलते हैं, क्योंकि आई गेस दिस इज इंपॉर्टेंट एज इट इज मेंशन्ड ऑन दैट एम के नायक बुक। और इसका मतलब क्या होता है, लॉन्ग सॉन्ग। ठीक है, अल्टरनेटिंग 5 and 7 syllables। ओके गाइस, नेक्स्ट स्लाइड। 17th सेंचुरी में ये कैसे फ्लरिश हुआ। लिरिक पोएट्री फ्लरिश रिटन बाय पोएट्स लाइक जॉन डन, एंड्रयू मार्वेल, जॉर्ज हर्बर्ट एंड जॉन मिल्टन। 17th सेंचुरी में लिरिक पोएट्री को डन, मार्वेल, हर्बर्ट एंड मिल्टन ने फ्लरिश किया। की फीचर्स क्या थे, शॉर्ट, इमोशनल एंड रिलेटेबल पोएट्री लिखा करते थे। ठीक है, 18th सेंचुरी में अगर देखा जाए तो let me change my pen color. Okay, I think this one is good. So decline in England and France due to literary salon and coffee houses. So 18th सेंचुरी में क्या हुआ बेटा, लिरिक पोएट्री का जो था वो डिक्लाइन हो गया क्योंकि लिटरेरी सलोन और कॉफी हाउसेस की वजह से। ठीक है, एक्सेप्शंस पोएट लाइक बर्न, विलियम कॉपर एंड थॉमस ग्रे, ये कुछ पोएट्स थे जो कि एक्सेप्शनल पोएट्स थे। इन जर्मनी लिरिक पोएट्री बाय जॉन वुल्फगैंग वॉन गोथ एंड फ्रेडरिक स्काइलर, ये कुछ लिरिक पोएट्री इन्होंने लिखी थी। ठीक है, इन जापान कोबयाशी इसा was noted lyric poet. Diderot described lyric poetry as deeply sentimental. अब आप लोग को ये चीज याद रखनी है कि लिरिक पोएट्री को डीपली सेंटिमेंटल किसने कहा था। सो दिस इज द वन। ओके, 19th सेंचुरी lyric poetry became synonymous with poetry dominated by romanticism। अब 19th सेंचुरी में क्या हुआ, लिरिक पोएट्री जो है वो डोमिनेट हो गई किससे, रोमांटिसिज्म से। पोएट्स लाइक वर्ड्सवर्थ, कीट्स, कोलरिज, लॉर्ड बायरन, पीबी शेली, ये सारे कुछ रोमांटिक पोएट थे। ठीक है, विक्टोरियन लिरिक पोएट्री। अब विक्टोरियन लिरिक पोएट्री में कौन कौन पोएट्स आ जाते हैं, तो लॉर्ड टेनिसन, क्रिस्टियाना रोजेटी was more self-conscious. Revival in Germany, France and Russia, Alexander Pushkin was the one who revived that poetry. Okay, in Italy, poets like Giovanni Pascoli and Gabriele D'Annunzio explored new dimensions of lyric poetry.
ओके, आई डोंट थिंक कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इस चीज को दिमाग में बस रखना, नेम्स को याद रखना। 20th सेंचुरी को अगर देखा जाए तो राइमिंग लिरिक पोइट्री रिमेन पॉपुलर इन अमेरिका एंड यूरोप। जो राइमिंग लिरिक पोएट्री होती है वो काफी ज्यादा पॉपुलर थी अमेरिका एंड यूरोप में। अर्ली 20th सेंचुरी की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो जॉर्जियन पोएट्स लाइक वॉल्टर दी लामर, एडमंड ब्लंडन एंड ए हाउसमैन इन इंडिया। अब देखो गाइस, इंडिया की बात अगर की जाए तो रविन्द्रनाथ टैगोर लिरिक पोएट्री एडमायर्ड बाय यीट्स। तो यीट्स ने रविन्द्रनाथ टैगोर की जो पोएट्रीज थी उसको काफी ज्यादा एडमायर किया, ठीक है। मॉडर्निस्ट पोएट्स को अगर देखा जाए तो टीएस इलियट, एजरा पाउंड क्रिटिसाइज ट्रेडिशनल लिरिक पोएट्री फॉर बीइंग टू फोकस्ड ऑन राइम। अगर आप लोग टीएस इलियट की अगर आप पोएम्स पढ़ोगे, द वेस्टलैंड, तो उसमें आपको कोई लिरिक नहीं मिलेगा, कोई राइम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन दोनों ने मिलकर ट्रेडिशनल लिरिक पोएट्री को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया, ठीक है। क्योंकि उनका कहना ये था कि जो लिरिक पोएट्री लिखते हैं वो काफी ज्यादा फोकस रहते हैं बस राइम के ऊपर। लेकिन टीएस इलियट और एजरा पाउंड, उन्होंने खुद कभी राइमिंग वाली पोएट्स नहीं, सॉरी पोएट्रीज नहीं लिखी, ठीक है। पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू न्यू क्रिटिसिज्म रिवाइव ट्रेडिशनल लिरिक पोएट्री। अब जो न्यू क्रिटिसिज्म था उसकी वजह से ट्रेडिशनल लिरिक पोएट्री फिर से रिवाइव हुआ, ठीक है, विथ थीम्स लाइक पर्सनल रिलेशनशिप, होम एंड लाइफ। अब अब इसकी थीम बदल चुकी थी, ठीक है, लिरिक पोएट्री का। अब इसकी क्या थी, पर्सनल रिलेशनशिप, होम एंड लाइफ के बारे में लोग लिख रहे थे, ठीक है, वर्ल्ड वॉर के बाद। क्योंकि वर्ल्ड वॉर के बाद ना गाइस बहुत ही ज्यादा लाइफ लोगों की उथल पुथल हो गई थी, भगवान से बिलीव उठ गया था, लोग एक दूसरे पे भरोसा करना छोड़ दिए थे, ठीक है। तो इसलिए लोग किस तरह की पोएट्री लिख रहे थे, तो पर्सनल रिलेशनशिप, होम एंड लाइफ के बारे में, ठीक है। मेन स्ट्रीम लिरिक पोएट्स, अब इस टाइम के जो लिरिक पोएट्स थे वो कौन कौन थे, सिल्विया प्लाथ एंड सेक्सटन एक्सप्लोर्ड इंटीमेट एंड मॉडर्न थीम्स। अब इन दोनों ने इंटीमेट और मॉडर्न थीम्स पे ज्यादा फोकस किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लेट अस कम टू ओड। ओके, ओड और इसके टाइप्स। सो मीनिंग ऑफ ओड, a type of lyric poetry based on a serious theme with a complex structure। एक ओड क्या होता है, ये एक लिरिक पोएट्री का ही टाइप है जिसकी थीम जो है वो काफी ज्यादा सीरियस और इसका जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। एलिवेटेड स्टाइल, often used to admire or praise individual events or themes थिंग्स। ओके, सो इसमें क्या होता है बच्चा, कि इसमें जो पोएट होता है वो एडमायर करता है एक किसी इंडिविजुअल को या इवेंट को या फिर किसी चीजों को, ठीक है। और ये काफी ज्यादा एलिवेटेड स्टाइल में होती है बच्चा, ठीक है। इसका ओरिजिन कहाँ हुआ था, इसका ओरिजिन एंशियंट ग्रीस में हुआ था एंड इट वाज इनिशियली सेट टू म्यूजिक। एंड इसका अगर ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर देखा जाए तो इट इंक्लूड्स थ्री पार्ट्स, स्ट्रॉफी, एंटी स्ट्रॉफी एंड इपोड। प्लीज बेटा इसको नोट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, सो टाइप्स ऑफ ओड। ओड के कितने टाइप्स होते हैं, सबसे पहले देखा जाए तो पिंडारिक ओड। पिंडारिक ओड का नेम पड़ा था एक ग्रीक पोएट की वजह से जिनका नाम था पिंडार। और इसका जो है ये थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है, स्ट्रॉफी, एंटिस्ट्रॉफी एंड इपोड। एंटिस्ट्रॉफी में सेम मीटर होता है एंड इपोड में डिफरेंट मीटर होता है, ठीक है। ओरिजिनली परफॉर्म विथ म्यूजिक एंड अ कोरस। अब ये क्यों किया जाता है, ये ज्यादातर म्यूजिक और कोरस के लिए परफॉर्म कराया जाता है, ठीक है। होरेशियन ओड, नेम्ड आफ्टर रोमन पोएट होरेस। प्लीज गाइस नोट इट डाउन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। होरेशियन ओड किसकी वजह, किस बंदे की वजह से इसका नाम होरेशियन ओड पड़ा था, तो एक रोमन पोएट होरेस। एंड पिंडारिक ओड एक ग्रीक पोएट, ये ग्रीक का है एंड ये रोमन का है, ओके। होमोस्ट्रॉफिक, होरेशियन जो ओड है वो होमोस्ट्रॉफिक होता है,
इसका जो सारा स्टैंजा होता है उसका सेम मीटर रहेगा, राइम स्कीम भी सेम रहेगी एंड लेंथ भी सेम रहेगा। ठीक है। वार्म एंड रिफ्लेक्टिव, लेस फॉर्मल देन पिंडारी कोड। ये काफी ज्यादा वार्म और रिफ्लेक्टिव रहेगा, और पिंडारिक ओड के मुकाबले कम फॉर्मल रहता है। ठीक है। नेक्स्ट, irregular ode, and the next is irregular ode. इसमें क्या होता है? Uses rhyme and meter but lacks a fixed structure. Stanzas differ in length, rhyme scheme and meter. ठीक है। Importance in literature. So लिरिक पोएट्री का क्या इंपॉर्टेंस था बेटा लिटरेचर में? Celebrated since ancient Greece or honoring victories, romantic, sorry, importance in literature, ओड की इंपॉर्टेंस की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है। सो सेलिब्रेटेड एंशियंट ग्रीस फॉर ऑनरिंग विक्ट्रीज, इसको किस लिए वो गाया जाता था या किस लिए लिखा जाता था? तो बेसिकली एंशियंट ग्रीक के जब भी कोई जीतता था, ऑनर करने के लिए इस ओड को लिखा जाता था। रोमांटिक पोएट यूज्ड ओड टू एक्सप्रेस पावरफुल इमोशन एंड डीप एडमायरेशन। ठीक है। एडमंड स्पेंसर रोड द फर्स्ट इंग्लिश ओड। बेटा प्लीज नोट इट डाउन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग को याद रखना है कि एडमंड स्पेंसर ने पहला इंग्लिश ओड लिखा था एपिथैलियम, एपिथैलमियम एंड प्रोथैलमियम। ठीक है। सॉरी। So romantic poets like Keats, Wordsworth, Shelley, Coleridge made odes popular. इन लोगों ने ओड को पॉपुलर बनाया। Examples of odes in literature. So Victory Ode by Pindar, Theme Triumph and Human Glory, example of a classical Pindaric ode. ठीक है। The Progress of Poesy by Thomas Gray, ये एक पिंडारिक कोड है विद क्लियर स्ट्रॉफी, एंटी स्ट्रॉफी एंड इपोड। ये क्या सेलिब्रेट करता है? नेचर एंड आर्ट थ्रू रिच इमेजरी एंड डाइवर्स राइम स्कीम। ओड ऑन सॉलिट्यूड बाय अलेक्जेंडर पोप, ये एक होरेशियन ओड है, इसमें 4 लाइन का स्टैंजा है, सेम मीटर है, सेम राइम स्कीम है और सेम लेंथ है, और ये सॉलिट्यूड एंड मेडिटेशन विद अ क्वाइट रिफ्लेक्टिव टोन पे फोकस करता है। ठीक है। तो बेटा ये कुछ बहुत ही ज्यादा फेमस ओड्स हैं हमारे इंग्लिश लिटरेचर में, जिसको आप लोगों को याद रखना है। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ पोएट्री, जो कि एम के नायक ने अपनी बुक में लिखी है, एंड मैंने आपको काफी ज्यादा ब्रीफ एंड कॉन्साइज नोट्स में आप लोग को एक्सप्लेन किया है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है इस वीडियो को देख के इसका लाभ उठा पाए। एंड अगर मुझसे कोई भी कहीं पे भी गलती हुई होगी तो आई एम सॉरी, मुझे माफ करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो।